अस्सलामुअलैकुम। तो आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हमने करना है रिव्यू एक्सरसाइज 24। रिव्यू एक्सरसाइज 24 से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्री इंजीनियरिंग के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आ जाएँ इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। मैंने बुक जो है वो पीडीएफ में खोल रखी है, आप लोग जो है वो बुक खोल लीजिएगा जो भी आपके पास बुक हो, ताकि यहाँ पर जो मैं सॉल्व कराऊँ वो आपको मिल जाए। और साथ ही साथ मैं जो कॉन्सेप्ट है वो भी दे दूँगा, जहाँ पर सॉल्यूशन है वो भी करवा दूँगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर इसका ये जवाब है तो क्यों है। अच्छा, अब आ जाते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू डैश ऑफ एक्सट्रीम। अब यहाँ डैश में क्या आएगा? आपने अगर मेरा पहला लेक्चर देखा हो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि जो प्रोडक्ट है आपके पास मीन का वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। कैसे? या आपके पास रेशो ये है A/B इक्वल टू C/D। तो A जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा D के साथ, यानी D यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, B यहाँ डिवाइड हो रहा है जो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपके पास एक्सट्रीम, ये आ गया आपके पास मीन। तो इसमें से आपके पास जो है वो प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है। ठीक है, तो पहले का जवाब क्या आएगा? सही, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट से क्या मुराद है? दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, प्रोडक्ट से क्या मुराद है? दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन। तो इसका सही है आपके पास डी, मैंने लिख भी दिया है सही जवाब, और इसका सही है आपके पास डी है। आप चाहो तो उसको वैसे भी कर सकते हो, ABCD करके भी ऑप्शन दे सकते हो। अच्छा, दूसरे में कहते हैं डैश ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर्स। तो कौन से ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर्स आते हैं, यानी एक जैसे आते हैं, मुशाबहत रखने वाले आते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो हमेशा एक जैसे आते हैं। अभी मैं बना के बता देता हूँ। ठीक है, EQUILATERAL, इक्विलैटरल, ये भी डी है। ठीक है, पहले का भी डी, दूसरे का भी डी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी तमाम लेंथ सेम हो। ठीक है, जिसकी तमाम लेंथ सेम हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपको पता ही होगी बात, बस मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ। ABC, तो A से लेकर B तक की साइड बराबर आएगी B से लेकर C तक की साइड के और C से लेकर A तक की साइड के। तो ये कंडीशन होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, याद रखना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सेम आते हैं। द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल इज। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, यानी उनके रेशोस आप सेम ले सकोगे, तो उसका क्या सिंबल है? देखो, अब यहाँ पर आपके पास एक सिंबल तो इक्वल टू का दिया हुआ है। आपके दिमाग में आ सकता है कि सिमिलर की बात हो रही है, यानी इक्वल की बात हो रही होगी। तो नहीं, वो इक्वल वाला साइन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट वाला साइन आएगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा है आपको सिमिलर कहा है। तो सिमिलर के लिए जो साइन इस्तेमाल होता है वो ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, ये लेटा हुआ S। ठीक है, सी पर है, तो ये लेटा हुआ S जो है वो इस्तेमाल होता है। चौथे की तरफ बड़े चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको कहते हैं इफ़ अ लाइन पैरेलल टू बेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है और जो लाइन बनाई गई है वो पैरेलल है बेस के। ठीक है, एंड डिवाइड वन साइड इनटू, और एक साइड को डिवाइड कर रही है, वो जो लाइन पैरेलल आपने बनाई है वो एक साइड को डिवाइड कर रही है 2/3 के रेशो में। देन इट विल डिवाइड अदर साइड, तो वो अदर साइड कितने में डिवाइड होगी? तो देखो भाई, जब एक साइड आपके पास डिवाइड हुई है 2/3 के रेशो में, तो दूसरी साइड भी जो है वो इसी तरह के रेशो में आपके पास डिवाइड हो रही होगी। तो उसका जो रेशो बनेगा आपके पास 2/6 बनेगा। ठीक है, 2/6 बनेगा। सी इसका जवाब है 5। अच्छा, कहते हैं कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, समझ लो ABC आपके पास ट्राइंगल गिवन है, ABC ट्राइंगल गिवन है। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो साइड को, तो वो ये वाली पैरेलल लाइन होगी जिसे मैं कह रहा हूँ DE। ठीक है, ये DE वाली साइड। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, इफ़ द रेशो देन इट इज़ टू अदर साइड। तो ये जो आपके पास साइड है ये दूसरी साइड के क्या है? पैरेलल। हमने पढ़ा है इसे बहुत ज़्यादा कि एक साइड दूसरे की क्या होगी? पैरेलल होगी, पैरेलल।
ठीक है, अगर रेशो आपके पास सेम आ रहे हैं तो, ठीक है, रेशो अगर सेम आ रहा है तो पैरेलल होगी। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम अपना अगला, आपके पास कह रहे हैं कि एक आपके पास ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल को कंसीडर कर लें ABC। इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो रही है समझने में। अच्छा, एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ A, अब A से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, ठीक है। अब बाइसेक्टर आप पढ़ चुके हो, क्या होता है कि जो के एक एंगल को बराबर दो हिस्सों में तोड़े, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये जो साइन है वो एंगल का है, ठीक है। तो बाइसेक्टर का यही काम होता है। और बाइसेक्टर साइड को भी दो हिस्सों में बराबर तोड़ देता है, सामने वाली साइड को भी दो हिस्सों में बराबर तोड़ता है, और अगर बना रहा हो तो 90 का एंगल भी बना लेता है। अच्छा, BC इस रेशो ऑफ, अच्छा आपके पास यहाँ पर जो है वो रेशो दिया हुआ है, A और B का रेशो आपके पास क्या है, मतलब A और B साइड आपके पास क्या गिवन है, A और B साइड आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और A और C साइड आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो रेशो क्या होगा इन दोनों का, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों का रेशो आप क्या करोगे, डिवाइड में लिख दोगे तो 6/8 बनेगा, ठीक है, 6/8। अच्छा, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में जो है वो, ये 3 पर आता है, ये 2 के टेबल में 4 पर आता है, तो 3/4, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है, 3/4 आपके पास आंसर है, जो कि है आपके पास B 7 में कहते हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिर्फ ट्राइंगल नहीं है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल इन्होंने कुछ खास कंडीशन को बताने के लिए बताया है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह का दिखता है आपके पास, ठीक है, उसकी तीनों साइड सेम आती हैं, इस तरह का समोसे टाइप का कह लो। तो ट्राइंगल आपके पास है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू। तो जो बाइसेक्टर है ना और एंगल है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो रेशो आता है ना, जब वो बाइसेक्टर उसे काटता है तो 1:1 का रेशो आता है, ये याद रखना। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप रेशो लोगे ना, एंगल का ले लो या साइड्स का, तो वो 1:1 आता है, तो 1:1 का रेशो आता है। क्यों, मैंने अभी बताया कि वो दो हिस्सों में बराबर काट देता है। अगर ये एंगल 60 था, अगर ये एंगल 60 था, तो एक बाइसेक्टर क्या करेगा, इस 60 के एंगल को 30 इधर रह जाएगा, 30 इधर रह जाएगा, ठीक है। अब अगर 30 का आप रेशो ले लोगे दोनों 30 का, तो ये इससे कैंसिल होकर 1/1 ही बचेगा। तो बस समझ में आ गई बात, तो ये 1/1 आएगा, सी है द बाइसेक्टर। अच्छा, ये हो गया। द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल्स आर, तो ये हम पढ़ चुके हैं, जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलर ट्राइंगल की वो बराबर होती हैं, यानी एक जैसे जो दो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी मिलती जुलती साइड्स बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसी जैसा एक और ट्राइंगल है आपके पास, कोशिश तो मैंने सेम साइज़ की है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत साइज़ आगे पीछे हो गया है तो ये समझना कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सेम है, सिमिलर है, RQP, ठीक है। तो अगर AB जो है वो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 सिमिलर है, तो अगर AB की जो वैल्यू आ रही होगी ना, वही वैल्यू आपके पास R और Q की आएगी। सिमिलर ट्राइंगल ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इक्वल, मैं 8 लिख रहा हूँ, रोमन में लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, इक्वल A। अब 9 की तरफ बड़े चलते हैं, 9 करते हैं। अच्छा, इक्वल तो होता है और प्रोपोर्शनल भी होता है, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है, सी प्रोपोर्शनल, ये मैंने सी लिखा है, ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ये सी लिखा है, प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अगला कहते हैं आपके पास नवा है, इफ़ द रेशो ऑफ 2 कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज़। अच्छा, रेशो आपके पास कितने हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, रेशो आपके पास है 5/7, देन द रेशो ऑफ देयर
अदर एरिया इज इक्वल टू, अच्छा भाई ए सिमिलर ट्राइंगल हो, फॉर्मूला पढ़ाया था ना आपको मैंने कि सिमिलर ट्राइंगल हो, मैं लिखवा भी देता हूँ यहाँ पर। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, जैसे कि अभी मैंने ये एग्जांपल दी थी, यही सेम सिमिलर ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल के आपको एरिया दे दिए हैं, तो उनके एरिया जो है ना वो बराबर होंगे उनके रेशो के स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल है और सिमिलर है आर पी क्यू के, ठीक है। तो एरिया वन का ट्राइंगल, इसका जो एरिया होगा ना ए बी सी का वो A1 होगा, और पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो A2 होगा। तो एरिया 1 और एरिया 2 ये जो है वो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट डिपेंड करेंगे इसके एरिया के, ए बी साइड के एरिया के स्क्वायर के, और आर पी, कोई और भी साइड्स हो सकती हैं लेकिन मैंने यहाँ ए बी और आर पी ली है। इसी तरह से बी सी भी रख सकते हो यहाँ पर, आप पी क्यू भी रख सकते हो आप यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला होगा अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं और आपको एरिया दिया हुआ है कि एरिया जो है वो बराबर होगा लेंथ के स्क्वायर के, लेंथ के स्क्वायर के। तो आपको यहाँ पर एरिया क्या दे दिया है, यहाँ पर आपको साइड्स दे दी हैं, साइड आपको दे दी है फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो 5 और 7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अब आपके पास, तो ये एरिया के बराबर आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा और 49 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाय 49। अब ये किस में गिवन है आपको, ये गिवन है आपके पास डी में, तो इसका सही जवाब भी डी था आपका। अब आ जाते हैं 10 के पास। 10वें में कहते हैं इफ़ द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज़, अच्छा जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके रेशो ये है, तो साइड का रेशो क्या होगा, देन द रेशो ऑफ इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग साइड विल बी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड यानी मिलती जुलती साइड का रेशो क्या होगा, यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा, यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एरिया का स्क्वायर दे दिया गया है, तो एरिया क्या दिया है, एरिया का रेशो क्या दिया है आपको इन्होंने 36 और 1:1। आपको साइड से एरिया में जाना था तो आप स्क्वायर कर रहे थे, एरिया से साइड में जाना है तो स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या आ रहा है आपके पास 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और 2:1 का स्क्वायर 11 होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट 11 होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 6/11, और जिसका जवाब आ गया आपके पास बी। अब 11 है आपके पास, ये आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं इफ़ द रेशो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज़, अच्छा कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इतना है 2/x इक्वल टू, एंड द एरिया, और एरिया का रेशो इतना है, तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसके साथ सॉल्व कराना चाहते हो, बल्कि एरिया को स्क्वायर नहीं इसको स्क्वायर पे लेना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पता है एरिया जो है आपके पास वो बराबर होता है लेंथ के स्क्वायर के। ये फार्मूला लिखवाया ना कि A1 A2 आपके पास बराबर होता है, लेंथ लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, AB लेंथ, कोई भी AB लेंथ है और इसी की तरह PR लेंथ है आपके पास, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं गिवन है, तो स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 9। तो सॉल्व कर दीजिए, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 के साथ, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर 4/9, मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों की, 9/4 कर लो या 4/9 एक ही बात है। अच्छा 4, अच्छा ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आपको x की वैल्यू देनी है, x स्क्वायर की नहीं, तो आप स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 आ रहा है। वैसे तो x इक्वल टू +-3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो x इक्वल टू 3 दिया है। मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ x इक्वल टू इन्होंने 3 लिखा है, क्योंकि आपको पता है वैसे तो +-3 आएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, +-, लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसीलिए +3 लोगे, x इक्वल टू -3 नेगलेक्ट कर दोगे, ठीक है।
तो इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू 3 आया, ना कि x इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट भी लिया था इसलिए फिर भी प्लस माइनस नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाओ इसका दूसरा सवाल करते हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑल्सो, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, आपस में एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर लिख लो यहाँ पर, 12 का लिख लो SIMILAR, सिमिलर। बी, आए इसको चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं। बुक में जो है इसके पीछे आंसर भी गिवन है, आंसर इसके गिवन थे बुक पेज नंबर 309 पर। तो 309 के पेज नंबर से इसे कंफर्म करते हैं कि हमने सही काम किया है या गलत काम किया है, ठीक है। तो पहला वाला तो डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा वाला भी डी, तीसरा जवाब आपका सी, ये बी आना चाहिए था इसमें, चौथे में बी। आई थिंक हमने बी ही लिखा है लेकिन शायद नंबर गलत डाल दिया है। चौथे में हमने सी लिखा है, चौथे में आना चाहिए था बी, जबकि हमने लिख दिया है सी। हाँ, हमसे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि 3 भी आएगा इसके साथ, तो ये बी ही होगा, ठीक है। ये बी होगा, इसे 2/3 करना है इसे, मैंने शायद 2/6 लगा दिया था उधर उस वक़्त, 4 का बी आएगा, 2/3 आएगा। अच्छा, 2/3 हो गया, ये एक में हमसे गलती हो गई थी तो हमने उसे सही कर लिया है। अच्छा, इसका हमने लिखा ही नहीं तो ये बी ही था, चेक कर लेते हैं। 5 का हमने बी लगाया ना, सॉरी 5 का हमने ए लगाया, हाँ ए है, ये ए है, हमने इसे लिखा नहीं था। अच्छा, 5 और 6 का आपके पास बी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और 7 का भी बी आना चाहिए, बिल्कुल सही है, सी आना चाहिए सॉरी। और 8 का भी सी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। 9 का आपके पास डी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। 10th का बी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और इसका ए और बी, ठीक है। बस यहाँ पर हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने 2/3 के बजाय 2/6 लिख दिया था उसे, तो यहाँ 2/3 आना था, रेशो सेम आने थे, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गई। इसको ठीक कर लीजिएगा, बाकी तो हमारा सब कुछ ठीक जवाब है, ठीक है। अगर उस टाइम पे आपसे गलती हो भी गई हो तो इधर आके आप इसे ठीक कर लेना, ताकि जो भी मिस्टेक पीछे हो गई है वो राइट हो जाए हमारी। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा नोट्स का बता देता हूँ, गैस पेपर मॉडल पेपर्स का बता देता हूँ। तो देखो भाई, गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, मॉडल पेपर भी तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, मतलब उसके सॉल्व हमने शुरू कर दिए हैं निकालना। और बाकी ये कि अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो सालाना फ़ीस है 1500, ठीक है, सालाना यानी एक बार देनी है साल में। और अगर आपको सिर्फ तमाम सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो 500 फ़ीस है, और आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स नहीं चाहिए, सिर्फ गैस पेपर चाहिए तो 200 की फ़ीस है। ये तमाम चीज़ें पूरे साल के लिए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल नोट्स आपको तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, ये जो फ़ीस है वो पूरे साल की है, एक महीने की नहीं है, ठीक है। और ये जो गैस पेपर हैं इसमें तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर हैं, एक सब्जेक्ट का नहीं है, तमाम सब्जेक्ट के, तो मैथ और तमाम चीज़ें शामिल होगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआ मैं ज़रूर